हिंद सर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल स्पेन में जो कुछ हुआ उसको लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट के मैं आर्टिकल्स भी पढ़ रहा था जिन्होंने भारत को भी अलर्ट किया है कि आपको भी इस माइग्रेशन वाला जो बम है इससे अलर्ट रहना होगा कि आने वाले वक्त में अगर 30 से 40 हजार लोग भारत की सीमा में एक साथ प्रवेश करना चाहें तो फिर आप क्या करेंगे। क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश का हवाला दिया, रोहिंग्या का हवाला दिया, और जिस प्रकार से बांग्लादेश में आवाजें उठी कि बॉर्डर पर चलो, और एक बड़ा मॉब जो है वो भारत की तरफ बढ़ा। हालांकि वो सीमा के करीब नहीं आए, लेकिन पीओके के अंदर जो हालात बने हुए हैं, वहां पर जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी अत्याचार कर रही है, तो हम इसके लिए कितना तैयार हैं। जो बेसिक सवाल है वो यही है कि अगर 30-40 हजार लोग एक साथ में हमारी सीमा की तरफ बढ़ते हैं, फिर भारत के पास क्या ऑप्शंस होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए। सर राजेश, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया भर में काफी सारे देश हैं जो कि इस तरह की परिस्थितियों को दशकों से झेल रहे हैं जी। लेटेस्ट तो हम डोनाल्ड ट्रंप का ही हवाला ले लेते हैं, अमेरिका का ही हवाला ले लेते हैं, जहां पे कि दशकों से अवांछनीय तत्व या इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो दुनिया भर से अमेरिका में घुसे जाते हैं। पहले की सरकारों ने भी उसको रोकने को कोशिश की और डोनाल्ड ट्रंप ने तो उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया। बिल्कुल सर। और उनको काफी वोट मिले जब वो मागा वोट मांग रहे थे, जब वो व्हाइट अमेरिकन से वोट मांग रहे थे, तो उनको काफी हद तक वोट इसलिए भी मिले कि उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति बनते ही इलीगल माइग्रेशन को बंद कर दूंगा और जितने इलीगल लोग अमेरिका में घुस आए हैं उनको वापस भेज दूंगा। बिल्कुल सर। ऐसे काफी देश हैं। मैंने अमेरिका का नाम इसलिए लिया कि हमारे सामने एकदम फर्स्ट क्लास एग्जांपल है। बिल्कुल। देखो राजेश, स्पेन मोरक्को की जो कहानी है 4 सेंटेंस में बोल सकते हैं कि मोरक्को जो था वो स्पेन का ही हिस्सा था 400 साल से 200 साल से, और वो तो 100 साल पहले आजाद हो गया। बिल्कुल। तो जब मोरक्को आजाद हुआ तो स्पेन ने मोरक्को का एक हिस्सा जो उत्तरी भाग में है, जिब्राल्टर के पास 2-3 ऐसे छोटे छोटे शहर हैं, इनको स्पेन ने अपने कंट्रोल में ही रखा। जी। जैसे मोटा एग्जांपल देता हूं, जब पोर्चुगीज यहां से चले गए भारत को छोड़कर, फिर भी उन्होंने गोवा, दमन दीव, ऐसे छोटे छोटे एनक्लेव अपने रूल में ही रखा। ओके। तो स्पेन ने भी मोरक्को में 400 साल से राज किया, 200 साल से राज किया, लेकिन जब वो पिछली शताब्दी में मोरक्को को उन्होंने आजाद करके वो चले गए, तो मोरक्को के उत्तरी 3-4 छोटे छोटे एनक्लेव या शहर उन्होंने अपने पास रखे। ठीक सर। अब हमेशा से इक्वेशन ऐसे था, हमेशा से, कि मोरक्को के नागरिक स्पेन के इन एनक्लेव्स में रोज जाते थे और मोरक्को के नागरिक स्पेन के इन एनक्लेव से रोज वापस आते थे। ओके। जैसा कि 1961-62 यानी जब हमने पोर्चुगीज को फाइनली गोवा, दमन दीव से भगाया। ठीक है। देखो, दमन, दीव, गोवा, इन सब जगह पे 1961 तक क्या इक्वेशन था वो समझना पड़ेगा। एक मोटा मोटी बॉर्डर पुलिस होती थी और रोज ही इंडियन नागरिक गोवा में और दमन और दीव में जाते थे और फिर वापस आ जाते थे। और पुलिस मोटा मोटी एक कर्सरी सतही नजर रखती थी, हमारी पुलिस भी और जो पोर्चुगीज पुलिस थी यानी गोवा की पुलिस थी या दमन या दीव की पुलिस थी। जैसा अभी इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, ये पृष्ठभूमि समझना पड़ेगा कि सारी बॉर्डर्स कभी भी वाटर टाइट नहीं होती है। इंडिया नेपाल एसएसबी तैनात है, इंडियंस जाते हैं, शाम तक आ जाते हैं, नेपाली आते हैं इंडिया में, शाम तक वापस चले जाते हैं।
बांग्लादेश बॉर्डर देखो, 1971 तक तो हम बांग्लादेश बॉर्डर को ऐसे गार्ड करते थे कि जैसे दुश्मन है। एग्री। जब बांग्लादेश आजाद हो गया 1971 में, तो बॉर्डर में जो हम गार्डिंग थी वो दुश्मन को गार्ड ना करके एक पुलिसिंग एक्शन में बदल गई कि इस तरफ हमारी बीएसएफ जैसी संस्थाएं होती थी, उस तरफ बीडीआर बांग्लादेश राइफल की जैसी संस्थाएं होती थी। पुलिस एक्शन, ठीक है। अब जब तक शेख हसीना थी, बांग्लादेशी भारत में आते रहते थे, ज्यादातर वापस चले जाते थे। ये मैं जमीनी सिचुएशन बता रहा हूं, मैं बंगाल से ही हूं। जी। मेरी माताजी जब वो 74 साल की थी, समझो 1992 के आसपास की बात है, या 1996 के आस की बात है। मेरी माताजी गई बांग्लादेश बिना पासपोर्ट, बिना वीसा के। ना बीएसएफ ने रोका, ना उस तरफ बीडीआर ने रोका, और मेरी माताजी वहां, हमारे सारे रिश्तेदार हैं। मैं जमीनी सर्कल की बात कर रहा हूं, मैं सरकारी बयान नहीं दे रहा हूं। ओके। और मेरी माताजी गई बांग्लादेश में, करीबन 3 महीना रही। 3 महीने के बाद वहां से वापस आ गई। अब हमारे रिश्तेदार ज्यादातर मेरे मामा, मेरे नाना की तरफ के लोग। 3 महीने रहने के बाद मेरी माताजी वापस आ गई। ना बीडीआर ने रोका, ना बीएसएफ ने रोका। शेख हसीना जब तक थी, बॉर्डर बहुत ही पोरस था। अब जब से मोहम्मद यूनुस वहां पावर पर आए, जी। और अब जब वहां पे बीएनपी की सरकार है, तो बीएसएफ थोड़ा ज्यादा विजिलेंट है। ओके। अब देखो, जो आर्टिकल आप बात कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर आर्टिकल लिखा है ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल ने। मेरे ही एनडीए के बैचमेट हैं, और उन्होंने सही मुद्दा उठाया है कि हमें बांग्लादेश बॉर्डर पर और ज्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा। अब सवाल है कि कितना विजिलेंट। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन में राजेश, आप भी वर्दी में रह चुके हो, मैं भी वर्दी में रह चुका हूं, हम दोनों ही सरकारी एम्प्लॉय थे। एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत ऐसे होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास रिसोर्सेज हमेशा सीमित होते हैं। बीएसएफ की संख्या कितनी है? मेरे ख्याल से 2,80,000। इसमें से पश्चिमी सीमा पर कितने डिप्लॉयड हैं? करीबन 1,10,000। और ये जो 2,80,000 बीएसएफ है, इसमें से पूर्वी सीमा में बांग्लादेश में कितने डिप्लॉयड हैं? मेरे ख्याल से अंदाजन करीबन 1,70,000। 4,000 किलोमीटर बांग्लादेश का बॉर्डर। तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास संसाधन सीमित होते हैं। बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर में जितने भी अपने ट्रुप्स को डिप्लॉय किया हुआ, हाईली ट्रेन्ड है, हाईली मोटिवेटेड है, उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट भी दिया जा रहा है। सवाल यह है कि देखो, क्या 40,000 बांग्लादेशी एक साथ भारत में आ जाएंगे? ये है आपका क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन अभी तक कभी नहीं हुआ, अभी तक कभी नहीं हुआ। 1971 से लेके अभी तक, चाहे बीएनपी की सरकार हो, चाहे शेख हसीना की सरकार हो, भारत में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या अभी देखिए बहुत ही शानदार काम कर रही है अभी जो हमारी बीजेपी की सरकार है। जब भी वहां से माइग्रेशन होता है, सेट हुआ ना सर, अभी तक नहीं हुआ, मैं एग्री करता हूं, लेकिन एग्जाम्पल एक सेट हुआ कि आप 30-40 हजार की भीड़ में जाकर आप किसी भी देश में घुस सकते हैं। ये स्पेन में हुआ, पहले कभी स्पेन में भी नहीं हुआ था। लेकिन वही संजय सर ये भी कह रहे हैं कि कुछ भारत में भी ऐसा हो सकता है। डेमोग्राफी लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां के पड़ोसियों की हालत खराब है, भारत के अंदर हमारे संसाधनों पे उनकी नजर है। तो इसकी क्या कोई पॉसिबिलिटी नहीं देख रहे हैं आप? क्योंकि मुझे लगता है कि इजराइल ने भी कभी सोचा नहीं था कि 7 अक्टूबर जैसा हमला होगा, लेकिन हुआ सर। स्पेन ने भी कभी सोचा नहीं था। राजेश, आपने एग्जाम्पल दिए, बेहतरीन एग्जाम्पल दिए। देखो, कुल मिला के मुद्दा ऐसा है जी, एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा एक बार ऐसा कहा जाता है कि दूसरा दुश्मन जो है बहुत मजबूत है। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई नहीं कहता एडमिनिस्ट्रेटर की दुश्मन कमजोर है जी। तो ये जो डेफिनेशन होती है ना कि दुश्मन बहुत मजबूत है, यानी खतरा ज्यादा है,
और दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटर का तरीका होता है कि ठीक है, खतरा है ठीक, खतरा है, ठीक ठाक है। इसके बीच में एडमिनिस्ट्रेशन को अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करने पड़ते हैं। तो एक सेकंड के अगर मान भी लें कि 40,000 बांग्लादेशी इंडिया में घुसाने की कोशिश करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या कर सकती है? क्या हम बीएसएफ की 10, 20, 30 बटालियन और रेज कर सकते हैं और बांग्लादेश में डिप्लॉय कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। सवाल नंबर 1 भारत सरकार को डिसाइड करना है, होम मिनिस्ट्री को डिसाइड करना है। 10, 20, 30 बटालियन का मतलब है कि क्या हम 10,000, 20,000, 30,000 बीएसएफ की ट्रुप्स को और डिप्लॉय कर सकते हैं? बीएसएफ की संख्या 2,80,000 है। अगर 30,000 ट्रुप्स को और डिप्लॉय करना है वहां पर, तो बीएसएफ की संख्या को 2,80,000 से बढ़ाकर 3,10,000 करना पड़ेगा। मैं खुद एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रह चुका हूं। ये भारत सरकार को, होम मिनिस्ट्री को तय करना पड़ेगा, बजटरी रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा काम है। देखो, आर्मी की भाषा में बात करें तो 10,000 ट्रुप्स का मतलब है एक डिवीजन, और अगर हम वहां पर 30,000 और बीएसएफ रेज करना चाहते हैं तो आर्मी की भाषा में एक कोर के बराबर। ये खर्चा करोड़ों का नहीं है, ये सैकड़ों करोड़ों का एडिशनल खर्चा है। हाँ, हम प्रिकॉशन ले रहे हैं। बीएसएफ की जो यूनिट्स है उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लोकल पुलिस को ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं, लोकल पुलिस को ज्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है। पॉलिटिकल डिसीजंस लिए गए हैं कि वहां के जो गांव की पंचायतें हैं, गांव के जो लोकल वॉलंटियर्स हैं, वो सरकार को मदद करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम करीबन वहां पे देखिए आईबी काम करती है बॉर्डर पर। आईबी बॉर्डर के इस तरफ भी नजर रखती है और कुछ हद तक बॉर्डर के उस तरफ भी 3, 4, 5 किलोमीटर तक नजर रखती है। रॉ भी काम कर रही है। रॉ का काम है बांग्लादेश के अंदर गहराई में जाकर इंटेलिजेंस को देखना। आजकल सिग्नल इंटेलिजेंस आ गया है। पहले पहले सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस आता था कि भाई हमारे जो खबरिए होते थे वो आके रॉ को बताते थे या आईबी को बताते थे या बीएसएफ की जो इंटेलिजेंस थी वो बताती थी। अब वहां पर सिग्नल इंटेलिजेंस लगा दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई भी मोबाइल या सैटेलाइट फोन की तरफ से हरकत ज्यादा होती है, कम्युनिकेशन, हम ट्रैक कर सकते हैं। और भी बड़ी बात बता दूं, आईबी के पोस्ट जो हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। पहले 4,000 किलोमीटर का बॉर्डर है। पहले पहले हर 7, 8, 10, 15 किलोमीटर में एक आईबी का पोस्ट होता था। अब करीबन 40 इंटेलिजेंस ब्यूरो के पोस्ट और बढ़ाए जा रहे हैं सेंसिटिव एरियाज में, जहां से इंग्रेस ले सकते हैं। तो हम चाक चौबंद हैं, अलर्ट हैं, लेकिन भय की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, अलार्मिस्ट होने की कोई बात नहीं है। मामला 100% हमारे कंट्रोल में है। जी राजेश। ओके सर, चलिए देखना होगा इन फ्यूचर अगर ऐसी भीड़ एक साथ आई तब मैं देखना चाहूंगा कि वाकई में क्या बीएसएफ करती है, इंडियन आर्मी क्या करती है। बस आखिरी सवाल